Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Decoding CSS with Noah। ये हमारी ऐसे डिस्कशन से रिलेटेड वीडियो का सेकंड पार्ट है और जहाँ पे हम लोगों ने अपनी डिस्कशन छोड़ी थी हम वहीं से अपनी ऐसे से रिलेटेड डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब हम लोगों ने इस बारे में बात कर ली है कि आपने अपने ऐसे के लिए नॉलेज कलेक्ट कर लिया, आपने अपने ऐसे की प्रिपरेशन कर ली, आपने अपने ऐसे की एवेल्यूएशन करा ली। नाउ यू आर देयर सिटिंग इन द एग्ज़ाम और आपको ऐसे का पेपर दिया जाता है। उस पेपर में आपको 10 टॉपिक्स मिलेंगे और आपने उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर अपना ऐसे स्टार्ट करना है। ये टॉपिक सिलेक्शन ही डिटरमिन कर लेगा कि आपका ऐसे किस रुख बैठेगा इन माय ओपिनियन। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ टॉपिक सिलेक्शन व्हेन इट कम्स टू योर ऐसे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, डिफरेंट थीम्स से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम अपने क्वालिफायर से ये पूछेंगे कि उनकी टॉपिक सिलेक्शन के रिगार्डिंग इनकी क्या स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, व्हाट वर देयर प्रेफरेंसेस, इनकी स्ट्रेंथ्स कहाँ थी, इनकी वीकनेसेस कहाँ लाई करती थी और व्हाट वाज देयर वे ऑफ हैंडलिंग द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू सिलेक्ट द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद उसामा, जब पेपर आपको दे दिया गया ऐसे का तो सबसे पहले आपके तासुरात क्या होते थे उस पेपर को देख के? अगेन वो जब पेपर बांटा जाता था ना तो देयर वाज लाइक अ साउंड ऑफ oohs and ahs, I remember, yes. और वो एक ऐसी हैबत सी तारी हुई होती है, ठीक है। लेकिन आई थिंक वही 3 से 4 मिनट होते हैं जब आप अपने आप को रिकलेक्ट करते हो, ठीक है। आप इस बारे में सोचते हो कि आपने वो 20 से 25 हिस्से लिखे हुए हैं, आपने उनको एवेलुएट करवाया हुआ है एंड इट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। आपने वो करना है, एक तो पहले दिमाग बनाना। अब जैसे ही वो पेपर आया सामने तो मैं इसको ज़रा, क्योंकि मैंने बात की ना कि मेरी अप्रोच में पहले स्ट्रक्चर था, राइट। तो अगर स्ट्रक्चर आपने किया है तो उसकी बेसिस के ऊपर आप पहले देख लें कि कौन कौन सा ऐसे की टाइप क्या आपके जहन में आ रही है, या सर फिलहाल जैसे बात करते होते थीम क्या है। तो मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से इसके, यानी कौन कौन सी ये टाइप्स हैं, ठीक है। जब वो टाइप्स आ गई उसके बाद मैं 2 बेस्ट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ माई ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि उमूमन होती है मेरे लिए 20 से 25 मिनट की, ये मैंने लिए। उसमें सब 10 पॉइंट्स में देखा किस में पहले, तो उसमें से 2 मैंने बेस्ट चूज़ किए, ठीक है। उन दोनों के ऊपर मैंने 10 से 15 पॉइंट्स अपने पास लिखे कि मेरे पास आया, ये आ रहे हैं कि नॉलेज कितना है, उनको मैंने कंपेयर कर दिया। और बाज़ औक़ात ये होता था कि जो मैं टॉपिक छोड़ देता था और दूसरा अटेम्प्ट करूं तो वो दूसरे का भी कोई पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता। तो मेरे पास कितना 20 to 25 मिनट्स के पहले तो वो मैंने टॉपिक सिलेक्शन की, उसके बाद मैंने अगले 10-15 मिनट तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी आउटलाइन मेकिंग की। तो मेरा जो ऐसे नीट होने का टाइम स्टार्ट होता था वो 40 मिनट्स ऑनवर्ड होता था। बिल्कुल सही, आई थिंक दैट्स फेयर। हाँ, ये वैलिड टाइम है। और ये जो टाइम है ना, जो लोग समझते हैं कि यार इतना लेट ऐसे शुरू करोगे, आप यकीन माने जब चीज़ें आपकी अलाइंड होंगी तो आपकी रीराइटिंग स्पीड उतनी तेज होगी। और मेरी दोनों अटेम्प्ट्स में, मैं आपको झूठी बोला, मेरे 10 से 15 मिनट पहले ऐसे कंप्लीट हो गया था एंड इट क्रॉस 2500 मिनट्स, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी और उसके साथ आपके लिए आपने अपना पाथ क्लियर कर लिया होता है तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए लिखने में उस वक्त फिर आपका जो है वो आपको उस वक्त सोचना नहीं पड़ रहा होता। ऐसे ही है, बिल्कुल। हिलाल, व्हाट अबाउट यू? माय क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करने में आप कितना टाइम लेते थे? अच्छा, मेरा अप्रोच ये था कि जिस तरह आपने बताया कि 10 डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाता है तो उसमें कुछ एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4 या 5 डिफरेंट एरियाज़ होंगे। तो उससे पहले मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा था कि मैंने किस एरिया पे काम करना है। तो मुझे 2-3 एरियाज़ ऐसी थी कि मैंने कहा कि उस पर जिस किस्म का भी स्टेटमेंट आएगा मैंने उसी टॉपिक को ही चूज़ करना। That's what I did too. तो कंफर्ट जोन तो मैंने पहले से ही ढूंढा था अपने लिए कि कहाँ पे जाके मैंने प्ले विद योर स्ट्रेंथ्स। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जब मैंने देखा ऐसे जिस तरह हमारे साथ हुआ 2024 में, तो आई टुक जस्ट आई थिंक 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा पॉलिटिक्स के अलावा, फॉर एग्जांपल जिस पे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में मेरी बहुत ज़्यादा अबूर थी और 2 टॉपिक्स पॉलिटिक्स के आए थे। 3 मिनट भी मेरे इसमें लगे कि इन 2 पॉलिटिक्स वाले टॉपिक में से कौन सा। वही बात है कि बेस्ट 2 में से कौन सा आपने करना है। अब उस पे मेरी इतनी अबूर थी कि मैंने कहा कि आसान वाला चूज़ नहीं करना, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला चूज़ करना है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाँ इंटरेस्ट भी था मेरा और ये था कि मैंने पहले से बहुत काम किया था इस पे। एंड रियली जब मैं पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसी तरह का थीम पे मैं ऐसे लिख भी चुका था जो 2014 में रिपीट हुआ था, ठीक है।
तो मुझे लगा कि बस दिस इज़ दी वे जिसके साथ मैंने जाना है। तो 3-4 मिनट में मुझे अपना टॉपिक मिला अपने मर्ज़ी का। बाकी टॉपिक मुझे याद भी नहीं थे कि क्या आया है पेपर में। तो आउटलाइन तो आउटलाइन बनाते तक आपको कितना टाइम लग गया था? आउटलाइन थोड़ा सा टाइम मतलब है, इट वाज बिटवीन दी 35 to 40 मिनट्स इतने ही लगे थे, ठीक है। ऑल्दो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक, लेकिन फिर भी उसने मुझे 35 से 40 मिनट ये आई थिंक ये तो सबका लगेगा टाइम, इतना तो लगाना जी, इतना तो टाइम लाजमी दे, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन स्ट्रक्चर जिस तरह हमने बात नहीं की नहीं बनी या उसमें आपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस किए तो आगे जाके आपका ऐसे उतना हाँ मेरे साथ भी आई थिंक एग्जैक्टली हिलाल वाली सिचुएशन थी। फर्स्ट ग्लांस में मुझे पता चल गया था कि अच्छा दिस इज़ द टॉपिक आई एम गोइंग फॉर, क्योंकि आई थिंक हमारी वीडियोस में ना एक चीज़ रिपीटेटिवली आ रही है बार बार कि यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। ऐसे ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये तब होगा व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। इस वजह से डोंट बी अफ्रेड टू सिट विद योर सेल्फ एंड एनालाइज कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, इसी से डिफरेंस बनता है। तो मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ एआई से रिलेटेड है, तो आई वेंट विद द एआई वाला टॉपिक। और आई थिंक पहले 15 मिनट मैंने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और स्केचेस और माइंड मैप्स एंड वाले पेजेस पे बनाए थे, और फिर 20 मिनट्स आई टुक टू मेक द आउटलाइन। तो वही 35 to 40 मिनट्स वाला मार्क आ बुकलेट गया के था। अंदर ना जब आप ये करते हैं तो देर से कि एग्जामिनर उन चीज़ों को भी नोटिस करता है, हाउ मच एफर्ट यू पुट इनटू इट। तो नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग विद द स्ट्रेटजी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आउटलाइन लिखने के बाद आपको पता चल जाता है आई एग्री कि आप किस तरफ जा रहे हैं। वो मैम ने शुरू किया ना कि आप किस मतलब है आप लोगों के साथ भी है। मुझे तो आउटलाइन लिखने के बाद पता चल गया था कि ये ऐसे पास है, मतलब हाँ कॉन्फिडेंस फिर आपका आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट भी होगा। आउटलाइन जो आप ऑलरेडी वैल्यू कर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग, इट इज़ गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर एसे। तो टॉपिक सिलेक्शन के बाद फिर हम अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एग्जामिनर लुकिंग फॉर इन योर एसे। उनकी डिमांड क्या है, एसे में आपको क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करनी है। करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम है ये या ये क्रिएटिव राइटिंग का एग्ज़ाम है। तो हिलाल व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट वाज योर प्राइमरी, आपने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था अपना एसे लिखते हुए कि मैं अपने एसे के थ्रू ये चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ? थैंक यू। 2 चीज़ें थी मेरे ख्याल में, जिसमें एक तो फ्लॉलेस एक्सप्रेशन के बारे में मैं बहुत कॉन्शियस था कि किसी ना किसी तरह ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ऐसा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बता भी गया था और ये रियलिटी भी है कि अगर आप मेजर इस तरह मिस्टेक करते हो तो फिर एंटरटेन नहीं किया जाता अगर आपके राइटिंग में इस तरह मिस्टेक आए। दूसरी बात यह थी कि मैडम हर ऐसे के टॉपिक के पीछे एक डिबेट होती है। वो एक मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पे खड़ा होता है, अगर आप उसको डिटेल से देखें तो जब तक उस डिबेट या उस आदमी तक आप ना पहुँचो कि डिबेट क्या है ग्लोबल लेवल पे। ये स्टेटमेंट जो है ये इस तरह नहीं आते कि एक स्टेटमेंट किसी ने कहा है यूएन में या अखबार में आया है तो स्टेटमेंट उठा। दिस इज़ नॉट दी वे। उसके पीछे डिबेट होगी, डिबेट के पीछे कुछ लोग उससे एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, कुछ डेवलपमेंट होगी। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये था कि जब मैं फ्लॉलेस इंग्लिश के बाद अगर उस डिबेट तक पहुंचा, उसको मैंने हिट किया कि कौन है इसके पीछे, तो मेरा ऐसे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस डिबेट तक भी पहुंचा कि कौन, ये क्या एग्जामिनर की डिमांड है, और उस हवाले से फिर वेरी वेल पुट। आई थिंक ये वो जेके पॉलिटिकली करेक्ट क्या है इस सिचुएशन में। बिल्कुल, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट यू उसामा, व्हाट वाज योर मेन concern while writing your essay, that this is what the essay is supposed to be like? मैं वही शुरू से इस बात है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस पे जा रहा था, तो मैं यहाँ पे जो रेकमेंड करूँगा जो FPSC का जो सिलेबस है और जो उनकी एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने पब्लिश की हुई हैं अपनी तरफ से। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस द कमिशन हैज गिवन यू। दे आर टेलिंग यू व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसके ऊपर आपको जज करेंगे। फिर एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर आप देखें तो वो कहता है कि मुझे अखबारी बातें नहीं पसंद। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 या 22 की आप पढ़े रिपोर्ट के, न्यूज़पेपर ओपिनियन नहीं चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर दैट एनालिसिस कि आप उस बारे में, उसामा क्या सोच रहा है, जोया क्या सोच रही हैं, या हिलाल इस बारे में क्या सोचते हैं, तो वो चीज़ है। तो मेरी जो इसमें रिकमेंडेशन और ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो देखता है कि आपकी राइटिंग कितनी कोहेरेंट है,
रब्त कितना है, तसलसल कितना है बात का, फ्लो कितना है आपका, तो आप कन्वे बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल, फिर जो कन्वे कर पा रहे हैं वो डिफेंड भी कर पा रहे हैं, और फिर रेलेवेंसी के बाद ये देख रहे हैं कि वो आप कितने ही अपडेटेड हैं, आउटडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर वो नहीं चाहता कि जो अपडेटेड रखे। तो ये मिक्सचर ऑफ दैट, ये सारी बातें उसने कोर्स की अंदर लिखी हुई 3 से 4 लाइन में, बड़ा कॉम्पैक्ट सा उसका सिलेबस है। और फिर एग्जामिनर रिपोर्ट्स आपके पास सिंपल है कि वो चाह क्या रहा है, वो एक सिविल सर्वेंट चाह रहा है जो एक राय रखता है लेकिन मुदल्लल राय रखता है। बिल्कुल, और उनको वो अपनी राय को अच्छे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आता है, एक फ्लो है उनकी थिंकिंग। आई एग्री विद दैट। व्हेन आई वाज राइटिंग माय एसे, तो मेरा प्राइमरी फोकस ये हुआ करता था, जो आई थिंक सर शहाब ने मुझे सिखाया था, कि आई हैव टू कवर द टॉपिक फ्रॉम एवरी डिमेंशन पॉसिबल। कि सिर्फ आपने उस चीज़ को, अगर मैं यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट एसेज ही अटेम्प्ट करती थी, सेम हियर, तो उसको आपने पर्टिकुलरली सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके जाना, इन्वॉल्व लिटरेचर इन इट, इन्वॉल्व स्पोर्ट्स इन इट, इन्वॉल्व मीडिया, पॉप कल्चर। तो मैं इस चीज़ पे करती थी, काफ़ी फोकस करती थी। फिर मैंने अपने 24 के एसे में साइकोलॉजी से काफ़ी दी थी, एग्जाम्पल्स दी थी, लिटरेचर से बहुत एग्जांपल्स दी थी। आई इनकॉर्पोरेटेड कोटेशंस एंड पोएम्स। ये वो चीज़ें मैं कोशिश करती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ सपोज टू बी एन एसे एंड इट्स सपोज टू बी क्रिएटिव। तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर राइटिंग दैट यू आर अ क्रिएटिव पर्सन एंड यू आर ओपन माइंडेड, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। तो अपने एसे को आप जितना डिफरेंट रखेंगे, जितनी वो आपके बारे में एक ओपिनियन दे सकेगा एग्जामिनर को, उतना वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, और आई थिंक उतना ज़्यादा examiner would be involved in it. So that was a very healthy discussion, I would say, regarding the essay. Hopefully it was also fruitful for you guys. बाकी आप लोगों के essay से related, all subjects से related जो भी और questions हैं, you can leave them in the comments below, और we will get back to them also. Keep engaging, keep interacting with us. We would love to hear from you, and inshallah we will see you guys soon again in another episode. Thank you.